हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। उम्मीद करता हूँ आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी, स्पेशली जो सीटेट का पेपर आप देने वाले हैं जुलाई में। उसी क्रम में हम 15 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर था उसके डिस्कस कर चुके थे। आज हम आगे के 15 क्वेश्चन जो CDP के हैं उसको कवर करते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सतत एवं मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना। कि जो पहला उत्तर है वो दोनों सही है, क्योंकि इसमें दोनों आ जाते हैं, सतत और समग्र मूल्यांकन। और कभी भी अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं या आपने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है तो अक्सर 90% ये मान के चलिए कि जिस क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा लिखा होता है वही आंसर सही होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन पढ़ के गए हैं तब तो आप सारे ऑप्शन से देखिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। और आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पहले में मिल गया है, क्योंकि दोनों इसमें आ रहे हैं ना। इन दिस बोथ आर इंक्लूड both formative and summative assessment using a wide variety of strategies in continuous and comprehensive evaluation. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? एकदम सिंपल ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में पहले मैं बता दूं, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, values and motives that make them responsible productive members of society is called socialization। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसको क्या कहा जाएगा? सामाजिकरण तो कहा जाएगा। ये बच्चे समाज में रहना, अच्छी आदतें और जिम्मेदार सदस्य बनना समाज का जब सीख रहे हैं तो सामाजिकरण प्रक्रिया कहलाती है। अगला है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन तो हर बार आता है, ये मैंने आपको पिछले साल भी कहा था कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा 6 मंथ पहले, तो ये हमेशा आता है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा इसका उत्तर इसका हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, हमेशा इनका डेवलपमेंट जो है एक इंटरप्ले होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। ठीक है, इनका गुणात्मक फलन होता है हमेशा। जो मानव का एक पर्सनालिटी होती है या डेवलपमेंट होता है वो हमेशा आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है। ये क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है या विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है? बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर इसका हो जाएगा कि इन्हें प्रोग्रेसिव क्लासरूम कह रहा है। अगर प्रगतिशील कक्षा है तो वहाँ पर नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, यानी कि जो छात्र है वही ज्ञान का निर्माण करेगा। टीचर केवल उसको एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। टीचर का वहाँ पर केवल मार्गदर्शन करने का काम होता है। अगला प्रश्न देखिए, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया जाता है या गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षकों को क्या पहल करना चाहिए? आई रिपीट द क्वेश्चन फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स। अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक बच्चा है कि उससे कहा गया है कि जो तुम्हारे सामाजिक जिस समाज से तुम आए हो या जिस भी वर्ग से तुम बिलोंग करते हो वहाँ के लोग जो हैं जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें कम प्रदर्शन अच्छा करते हैं। तो इसमें सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा कि आपको बताना पड़ेगा कि विभिन्न जो सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ आप बता रहे हैं, कुछ भी स्टोरी बता रहे हैं किसी महान पुरुष की, तो उसका समाज जिस समाज से वो बिलोंग करता है वो भी ज़रूर उसमें होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि इतिहास में कहीं पर भी कि किसी समाज के किसी पर्टिकुलर इंसान ने
ठीक है, कोई प्रदर्शन ना किया हो अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको सीधा सीधा उत्तर जो हो जाएगा इसका वो पहला हो जाएगा कि प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी क्षेत्र में बात करें तो कहीं ना कहीं अगर दास प्रथा की बात करें, लिंकन ने उसको समाप्त किया, और अगर हम बात करते हैं किसी भी वर्ग में, अगर हिंदू मुसलमान की बात करें तो वहाँ पे भी किसी न किसी वर्ग में ऐसा हुआ है, तो बच्चे को आप उदाहरण दे सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण दे सकते हैं, राम का उदाहरण दे सकते हैं, या जो भी उदाहरण आप देना चाहें तो अपने स्तर पर उसे बता सकते हैं कि बच्चे को कहीं पर भी कुछ भी ऐसा महसूस ना हो। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा की बात कर रहा है, इंक्लूसिव क्लासरूम, अ टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, तभी उसे समावेशी कक्षा कहा जाता है। क्योंकि समावेशी कक्षा का मतलब क्या है कि हर विद्यार्थी को एक ही क्लास में पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि हर विद्यार्थी में कोई ना कोई अपना एक गुण होता है। ठीक है, तो यही समझ के ध्यान रखते हुए इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आर टीचर शुड बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो उसी के हिसाब से उन्हें पढ़ाना भी चाहिए। अगला, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। ठीक है, तो ये किसके सूचक हैं? A student shows the following sign in the classroom: anxiety around reading, difficulty in recognizing words or letters, poor vocabulary skills, difficulty with understanding or remembering what was read. There are an indication of, तो स्टूडेंट क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज है उसको कोई ना कोई। ठीक है, कि अधिगम असक्षमता वाले विद्यार्थी को वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि अगर वो इन चीज़ों को प्रदर्शित कर रहा है, उसे पढ़ने में चिंता हो रही है, शब्दों या पहचानने में कठिनाई हो रही है, आप यहीं से समझ सकते हैं। अगर पहली बार भी पेपर दे रहे हैं तो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये शब्द आपने सब देखे हैं, तो यहीं पर आप समझ जाएंगे। ठीक है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, ये कोई मायने नहीं रखता, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने में, याद करने में कठिनाई, तो ये सब क्या हैं? एक अधिगम असक्षमता वाले विद्यार्थी को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टरी इज, सो इट मेन एंड एनालिसिस, ओके, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। ये क्या है? साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, यानी छोटे छोटे रूपों में बांट देना। तो यही जो है आपकी समाधान रणनीति, जो समस्या समाधान रणनीति है, उसका एक उदाहरण है। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। वो कैसे बता सकता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के जो सशक्त पक्षों एवं कमजोरी का विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, यानी कि वो बच्चों की क्या है, जो भी उसकी कमजोरियाँ हैं, कुछ पक्ष हैं, कुछ मजबूती के पक्ष हैं, तो उन उद्देश्यों को विकसित करेगा, उसके लिए जो है अपने विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को प्रदर्शित करेगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़। अनेक परिप्रेक्ष्यों को उदाहरण जो प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम? मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होगी? शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड शोइंग कंसर्न्स फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग, यानी कि जो विषय वस्तु है और बच्चों के संपूर्ण कुशल सेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सारोकार रखना, यानी कि बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं या नहीं, और विषय वस्तु का उन्हें अच्छे से ज्ञान हो रहा है या नहीं, तो इसके बारे में जो है उसको अच्छे से पता होना चाहिए। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज
अबाउट वेरियस फेनोमेनन इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। नियो थ्योरीज मतलब कि वो जो सोचते हैं बच्चे या उन्हें एक समाज में इस तरह से बताया जाता है, कभी कभी वो गलत भी होता है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की उन धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर है कि चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, यानी कि उनसे बातचीत करनी चाहिए कि आप ऐसा सोचते हो या आपका ऐसा मानना है तो क्यों मानना है, तो उस पर जो है चर्चा करके बच्चों को फिर जो सही चीज़ है वो समझानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? Which of the following is not an effective strategy for learning टीचिंग या टीचिंग लर्निंग के लिए? फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, यानी कि दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। अब पहले से ज्ञान दिया है उसको जब बार बार दोहराना जो है प्रभावशाली शिक्षण नहीं हो सकता। ठीक है। अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, अंतर्दृष्टि द्वारा तो सच सही है। प्रयोग एवं परीक्षण करना और संवाद एवं परिचर्चा करना, तो सब प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये सब चीज़ें क्या हैं, अच्छी हैं, लेकिन दिए गए ज्ञान को बार बार दोहराने पर उसको अगर ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं तो वो प्रभावशाली शिक्षण नहीं हो सकता। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? हाउ कैन टीचर्स डील विथ चिल्ड्रंस हु आर नॉट अटेंटिव इन हिज क्लासरूम? तो उसे सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा कि टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन्स फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। ठीक है, उनसे बात करके उनके अनिरुचि का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है, यानी कि डायग्नोस करना चाहिए, यहाँ पे डायग्नोसिस जो मेथड है उसको अपनाना चाहिए, तब जाके फिर उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। तो प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, जो बच्चे का पहला ज्ञान है यानी कि विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है वो नए ज्ञान की संरचना के लिए बहुत आवश्यक है, ये बताते हैं संरचनावादी। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दी थी जिन्होंने भी, वो ये उनका ये माना था। प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट इज इम्पोर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू नॉलेज। तो इस तरह से आज हमने 30 प्रश्न पूरे किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, और अगर कोई भी क्वेरी हो आपके सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक। और अभी DSSB का विजिट इंग्लिश का बोल रहे थे, वो मैं जल्दी उसमें सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर्स जो मिलना है काफ़ी कठिन हो जाता है जब भी आप बात करते हैं कि पर्टिकुलर पेपर की। तो फिर भी मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे ही मिलेगा मैं उससे आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू।